नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आज आपके लिए नई हैं। उसके पहले कल हमने आपसे पूछा था कि भाई बताओ बांग्लादेश की राजधानी क्या है। सभी लोग इसका उत्तर जानते हैं, बहुत कॉमन सा प्रश्न है। और अक्सर क्या होता है कि अलग अलग देशों की राजधानियां जो है आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अलग अलग देशों की राजधानियां, आपके देश में अलग अलग राज्यों के राज्यपाल का नाम, उनकी सीमाओं के नाम, ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है फैक्चुअल डेटा के रूप में, मिसलेनियस के रूप में आपके एग्जाम में आते हैं। उसको आप रेडी करते रहिएगा। बाकी ये जो करंट अफेयर्स आप लोग करते होंगे, इसका हमारा एक ही उद्देश्य है कि आगामी आपकी जो भी परीक्षाएं हैं, कोई भी एग्जाम है आपका, उन एग्जाम में हम अपने 100% प्रश्नों को सही हल कर पाए। यह हमारा अल्टीमेटली क्या है, टारगेट है। इसमें कोई कोताही हमें नहीं करनी है। इस बात का आपको विशेष तौर पर क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है ना भाई? चलिए, तो नंबर 1 पर अगर देखेंगे तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया गया है। और आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं। मतलब दिवसों से रिलेटेड, अलग अलग पर्यावरण दिवस हो गया आपका जो है, जो अलग अलग दिवस और हो गए, उन सभी दिवसों पर बहुत प्रकार के प्रश्न आते हैं। दिवस और उनके अलावा आपकी जो थीम होती है, उन थीम पर भी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वर्तमान जो दिवस होता है जिस वर्ष में, उसके पिछले वर्ष की थीम भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब पिछले वर्ष की अगर थीम आपके एग्जाम में पूछ ली गई तो सिंपल सी बात है भाई, कई बार गलती हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस आदि होते हैं, उनकी पिछले वर्ष की थीम भी आपको याद रखनी है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या थी, इसके अलावा आपको 2025 की भी थीम पर्यावरण दिवस की आपको पता होनी चाहिए। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। मतलब जो पर्यावरणीय जो इश्यूज होते हैं, जो विषय होते हैं, जो दिवस होते हैं, उन पर विगत वर्षों की थीम पूछ लेता है। यह बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है 7 अप्रैल को यह मनाया जाता है। अब आपको यह डेट आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, क्या इसका उद्देश्य रहता है, क्या मोटो रहता है? इसका मोटो ही रहता है कि जो हमारा आम जनमानस है, जो समाज के जो लोग हैं, हम उनको स्वास्थ्य के प्रति क्या करें, जागरूक करें, उनको हम अवेयर करें कि भाई आपका स्वास्थ्य क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अब ये जो प्रश्न आपका है, ये जो एचईओ का जो आपका एग्जाम होगा, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का, उस एचईओ के एग्जाम के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना, स्वच्छता के बारे में बताना, बीमारियों के बारे में बताना ही दरअसल इस दिवस का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ऐतिहासिक रूप से दरअसल अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो 7 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखो पॉइंट याद रखिएगा, मैंने क्या कहा कि 7 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। तो पहला पॉइंट क्या बन गया कि भाई बताओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? आप कहेंगे कि डब्ल्यूएचओ की जो स्थापना होती है, वो डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल, कब? 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है, एक बात तो याद हो गया। दूसरा, इसी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है। यानी कि जो हमारा स्थापना वर्ष डब्ल्यूएचओ का यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है 7 अप्रैल 1948, इसी 7 अप्रैल की डेट को हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था। बस इतना पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। तो 2 चीजें इससे याद हो गई, एक आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना दिवस याद हो गई, और उसी तरीके से आपको जो है ये आपका डब्ल्यूएचओ का भी मालूम चल गया। तो ये खास पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, और डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष आदि कब हैं, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये भी आप चीजों को क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। यानी कि अगर मैं आपको टास्क दूं, आज आपको मैं होमवर्क दूं, तो होमवर्क क्या रहेगा कि जो अलग अलग हमारे अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं उनके बारे में आपको तैयार कर लेना है। जैसे कि आपका क्या हो गया, IMF हो गया, यहां से खूब प्रकार के प्रश्न बनता है। जैसे कि आपका डब्ल्यूएचओ हो गया आपका, जैसे कि आपका WTO हो गया, जैसे कि आपका बाकी जो संगठन ब्रिक्स आदि हो गए, इनसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अभी अंतरराष्ट्रीय परमाणु संगठन जो है उस पर भी बहुत प्रकार के प्रश्न बनेंगे।
तो वो सारी चीजें जो है आपको क्या करनी है, एक एक करके आपको तैयार कर लेनी है, बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर हम इस पूरे दिवस की अगर हम बात करें तो थीम की अगर बात करें तो थीम क्या है आपकी इस बार की, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। थीम इस बार की थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ। क्या? टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस, यानी कि स्वास्थ्य के लिए एक साथ विज्ञान के साथ खड़े हों, ये इसकी क्या है थीम है इस बार की आपकी जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस की, जो आपके लिए क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, स्वास्थ्य के लिए एक साथ यानी कि टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस, यानी कि हमारे लिए जो है स्वास्थ्य केवल हमारा ही उद्देश्य अच्छा रहे, हमारा ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारे साथ जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनका भी स्वास्थ्य क्या रहे, अच्छा रहे, यानी कि एक साथ खड़े रहे स्वास्थ्य के मामले में, सबका स्वास्थ्य क्या है इंपॉर्टेंट है। वही कह रहा है कि यह थीम विज्ञान और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण पर जोर देती है, वन हेल्थ अवधारणा को बढ़ावा देती है, जिसका अर्थ है कि मानव, पशु, वनस्पति और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से क्या है जुड़े हैं। इसमें से भी कोई अगर डिस्टर्ब होता है तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, प्रकृति जो है क्या होती है डिस्टर्ब होती है, और उसका जो है नकारात्मक प्रभाव हम पर देखने को मिलता है। इसलिए स्वास्थ्य की बात अगर हम करते हैं तो पर्यावरणीय स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए, यानी कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, बायोडायवर्सिटी का ह्रास नहीं होना चाहिए, बायोडायवर्सिटी बढ़नी चाहिए, वनस्पतियों को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका हैबिटेट प्रॉपर बना रहना चाहिए, जबकि पशुओं पर भी किसी प्रकार की कोई बीमारी आदि नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि पशुओं से भी कई प्रकार की बीमारियां मनुष्यों में फैलती हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा आप जानते होंगे गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आजकल खूब बढ़ रही हैं, जैसे कि आपका डायबिटीज हो गया, यानी कि मधुमेह हो गया, हृदय रोग आजकल खूब बढ़ रहा है, मोटापा हो गया, मानसिक तनाव जैसी समस्याएं आजकल बहुत तेजी के साथ क्या हो रही, बढ़ रही हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको गैर संचारी रोग कहते हैं। अच्छा, एक बार आप ध्यान रखिएगा, संचारी रोग क्या होते हैं और गैर संचारी रोग, यानी कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछी जाती हैं। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर वाले में भी, एचईओ वाले एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपसे मैं अपेक्षा यही करता हूं कि आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए भारत में अगर स्वास्थ्य परिदृश्य की बात करते हैं तो भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण जनसंख्या वाले देश में अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, और इसके लिए सरकार लगातार जो है अभियान चला रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से हो, आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से हो, या अन्य सीएससी पीएससी के माध्यम से, आरोग्य मंदिर आदि के माध्यम से जो है सुविधाएं पहुंचानी हो अपने आप में। ठीक है, ये देखिए वही पॉइंट लिखा हुआ है कि हालांकि कि भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के माध्यम से गरीब, वंचित, जरूरतमंद आबादी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखिए, इसके अलावा जो है डॉक्टरों की कमी जो है, और बेसिक जो हेल्थ केयर होते हैं उनकी स्थापना, स्वास्थ्य साक्षरता, हेल्थ लिटरेसी, ये सब चीजों पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। यूपी में हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, जिसका एग्जाम आपका 4 अक्टूबर को लगा हुआ है। ये इसी से रिलेटेड है अपने आप में, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन पहले आप मुझे बताओ कि दरअसल जो आयुष्मान भारत योजना है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तुरंत कमेंट करके बताइए, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तुरंत मुझे आप बताइए कमेंट करके। ठीक, चलिए अब बन जाएगा इस पर प्रश्न छोटा सा आपके एग्जाम में। चलिए बताइए भाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की थीम क्या रखी गई है? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए एक साथ विज्ञान के साथ खड़े रहें, सभी के लिए स्वास्थ्य, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर बताइए। अभी हमने बताया कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य के लिए खड़े रहें, मतलब खड़े स्वास्थ्य के लिए एक साथ और विज्ञान के साथ खड़े रहें। ठीक है, ये आपकी क्या है थीम है विश्व स्वास्थ्य दिवस की इस बार की 2026 की। ठीक, चलिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, क्या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सार्वजनिक खरीद में डिजिटल क्रांति एवं समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या होता है आप लोग जानते होंगे, जिस पर प्रश्न अलग से पूछता भी आपके एग्जाम में, है ना। इसमें तो कोई इफ बट आपको करना नहीं, इसको पढ़ भी लीजिएगा अलग से। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ठीक है, भारत सरकार का एक क्या राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है, नेशनल पब्लिक जो है आपका प्रोक्योरमेंट पोर्टल है,
और हालिया आंकड़े जो भी आए हैं उस हालिया आंकड़ों के अनुसार गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने सार्वजनिक खरीद के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार करते हुए 18.4 लाख करोड़ रुपए का कुल सकल व्यापार मूल्य यानी कि ग्रॉस आपका मर्चेंडाइज वैल्यू जो है हासिल अभी हाल ही में कर लिया है। यह पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान देना है विशेष रूप से, यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। विशेष रूप से केवल वित्त वर्ष 2025-26 में ही इसने 5 लाख करोड़ रुपए का जीएमबी जो है यानी कि आपका जो सकल व्यापार मूल्य है इसको क्या किया है, दर्ज किया है। ये अपने आप में जो है जो तेज प्रक्रिया जो दिखाई दे रही है वो तीव्र डिजिटलीकरण आदि के माध्यम से आपको दिखाई दे रही है। तो ये इसमें इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने मार्केट में अपना एक अलग से दबदबा बनाया हुआ है, इसीलिए क्या है भी चर्चा में रहा है। अगर हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात करते हैं तो यहां भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तत्वाधान में वर्ष 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत की गई थी। तो अब आपके एग्जाम में सीधे यहीं से प्रश्न बन जाएगा, चूंकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस चर्चाओं में है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे कि ये जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अगर हम इसके स्थापना वर्ष की बात करते हैं, इसकी स्थापना वर्ष, तो इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है वर्ष 2016 में होती है। यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे, याद रखिएगा। जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य है सरकारी विभागों मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि पीएसयूज के द्वारा की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में बिचौलियों यानी कि जो आपके मिडिलमैन होते हैं को समाप्त करना है, या एक संपर्क रहित, ठीक है, कागज रहित और नगद रहित प्रणाली है जो सार्वजनिक व्यय में पूर्ण पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा क्या करती है, सुनिश्चित करती है। तो इस बार ई मार्केट प्लेस जो आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से बन सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए, ये अपने आप पे जो है इस प्लेटफॉर्म पर जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई और स्टार्टअप्स की भागीदारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वित्त वर्ष 2025-26 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर प्राप्त कुल ऑर्डरों का 68% सूक्ष्म और लघु उद्योगों यानी कि एमएसईज द्वारा सफलतापूर्वक जो है पूरा किया गया है। यदि इसे मूल्य के संदर्भ में देखा जाए तो कुल व्यापार का 47.1% हिस्सा इन्हीं उद्यमों से आया हुआ है। और यह दर्शाता है कि सरकारी निविदाओं में अब छोटे व्यापारियों की पहुंच आसान हो गई। एमएसई जो क्षेत्र हैं इनका योगदान अब लगातार बढ़ रहा है, जिसके लिए सरकार लगातार काम भी कर रही है। ठीक है, चलिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने वोकल फॉर लोकल और इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के विजन को जमीनी स्तर पर भी लागू किया है अपने आप पे। वर्तमान में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर 2.8 लाख से अधिक महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम पंजीकृत हैं अपने आप पे। इन महिला उद्यमियों ने 28,000 करोड़ रुपए से अधिक के सरकारी ऑर्डर सफलतापूर्वक प्राप्त किए हैं, जो वित्तीय स्वावलंबन में एक बड़ा कदम है। इससे विमेन एम्पावरमेंट भी अपने आप में हो रहा है। तो अगर महिला सशक्तिकरण आदि पर कोई प्रश्न आएगा तो इन डेटा को आप वहां पर अपने मुख्य परीक्षा में डाल सकते हैं, या अगर निबंध आदि लिखेंगे तो वहां पर भी आप डाल सकते हैं इस डेटा को। तो ऐसे से डेटा को आप लोग क्या करिए, एक कॉपी अलग से बना लीजिए, उसमें नोट कर लिया करिए। देखो, मैं अक्सर कहता हूं कि एक 2 कॉपी आप बना के चलिएगा। एक कॉपी जहां पर मैं आपको टास्क देता हूं, 2 कॉपी आपके साथ में रहनी चाहिए, ठीक, और एक कॉपी जहां पर मैं आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से, एसए के पर्सपेक्टिव से आपको चीजों को बताता रहता हूं। ठीक है, बाकी ये सब कुछ आपका लेखपाल और जो भी चीजें हैं उन सभी के लिए क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए, इससे जो है हमारे एससी एसटी जो भाई हैं उनको भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिला इससे। चलिए, बाकी निष्कर्ष लिखा हुआ है कि इससे जो है एक बड़े स्तर का फायदा हुआ, पैसे की बचत हुई और लोगों को इससे फायदा मिला, उसके बारे में यहां पर चीजें मेंशन की गई हैं आपके एग्जाम में। चलिए, अब बन जाएगा प्रश्न इस पर छोटा सा। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में आप लोग एक बार डिटेल्स जानकारी रख लीजिएगा, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन कार्य करने वाला एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी खरीद में बिचौलियों को समाप्त कर पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देना है। अब ये आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे कि क्या इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है,
क्या इसका उद्देश्य है, इसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि इसमें ये वाला कथन भी सही है और आपका ये वाला कथन भी सही है। मुझे लगता है कि इसमें दोनों कथन सही होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा कथन सही होना चाहिए, बताइए। सी होना चाहिए, है ना, एक और दोनों होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ पदमुक्ति प्रस्ताव और संवैधानिक प्रावधान। अभी आप जानते हो कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अपने आप में, मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं कौन है, ज्ञानेश कुमार जी हैं शायद, है ना, कौन है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ज्ञानेश कुमार जी जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, ज्ञानेश कुमार। अभी विपक्षी पार्टियों ने दरअसल क्या किया था, ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर जो है क्या किया था, एक जो है महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि संविधान में इनके खिलाफ महाभियोग का जो है शब्द नहीं उपयोग किया गया है, ठीक है, आम बोलचाल में हम महाभियोग शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन महाभियोग शब्द नहीं है। इस पर जो है लगभग लोकसभा की जो है लगभग 130 और राज्यसभा के लगभग शायद 60 जो है सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किया हुआ था। इस पर जो है राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने इसको क्या कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया इसको। और बड़ी बात है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब विपक्षी पार्टी ने किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर ऐसा आरोप लगाया है कि वो दरअसल क्या कर रहे हैं, चुनाव में जो है सही कार्य नहीं कर रहे हैं, पार्शियलिटी का आरोप लगाया है। इससे राजनीतिक कोई फायदा नहीं होता है, इसके दो नुकसान बड़े होते हैं। अब अभी ये बात मैं आपसे बता रहा हूं तो अभी आप लोग, कई लोग तो एक माइंडसेट उनका अंदर नेगेटिव हो गया, क्या कहेंगे वो कहेंगे कि सर आप बीजेपी की बात करते हो, मतलब आप लोग का माइंडसेट ऐसा नेगेटिव हो गया है कि कोई बात कही जाएगी तो नेगेटिव हो जाए। मैं कल कमेंट देख रहा था, उसमें से एक लोगों ने, भाई साहब ने कहा कि शिवम सर का वीडियो था, उसमें कहा कि आप सर जो है बीजेपी के नेताओं की क्या करते हैं, जब तक उनकी बात नहीं कर लेते तब तक मास्टर जी आपका तब तक पेट नहीं भरता, ऐसा कुछ कमेंट किया गया था। ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप कोई योजना पढ़ा रहे हैं, कोई चीज पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आप उन योजनाओं के बारे में बताएंगे, तारीफ भी करेंगे। अब तारीफ का मतलब ये नहीं होगा कि बीजेपी कोई तारीफ कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप लोग इस माइंडसेट से बाहर आ जाइए प्लीज। मैंने ऐसे कराया था, उसमें भी लिखा सर आपने मोदी जी की, योगी जी की खूब तारीफ की है। तो अगर मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं विगत 3 कार्यकालों से, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार है, विगत 2 कार्यकाल से सीएम योगी की कार्यकाल है जिसमें अनेक योजनाएं बनाई गई, तो फिर बात किसकी की जाएगी, उन्हें की जाएगी ना भाई। लेकिन आप लोग इतना माइंड सेट आप लोग ने अपना नेगेटिव कर लिया है कि मतलब बड़ा अजीब लगता है, मतलब मुझे बोलते हुए भी अजीब लगता है कि मतलब तुरंत कुछ भी बोलूंगा आप लोग तुरंत एकदम बोलने लग जाओगे। ऐसा नहीं होता है। आप लोग इस माइंडसेट से प्लीज ऊपर जाइए। ना मोदी जी ने मेरे लिए सरकारी नौकरी दे दी है, ना योगी जी दे दी है, ना मेरा घर बनवा दिया है किसी ने, ठीक है, किसी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, ठीक है। इसलिए बिना मतलब के आप लोग एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाया करिए। तो अभी मैं बात क्या कर रहा हूं, अभी मैं इनकी बात कर रहा हूं। अब आप इससे नेगेटिव सोच सकते हैं, लेकिन फिर से कह रहा हूं कि विपक्षी पार्टी द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाना दरअसल विपक्षी पार्टी के लिए एक तो शोभा भी नहीं देता है, दूसरा इससे क्या होता है, उनको कोई राजनीतिक फायदा नहीं पहुंचता है, ठीक है। तीसरी चीज ये है, इससे आम जनमानस में हमारे संवैधानिक पदों को लेकर के और हमारे संवैधानिक संस्थानों को लेकर के एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि क्या है, गलत है अपने आप में। इस बात पर विचार करना चाहिए विपक्षी पार्टियों को भी, और अगर सत्ता पक्ष में भी ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो वह भी क्या रहता है, अपने आप पर गलत रहता है। कोई पार्टी है, कोई ऐसा कार्य अपने राजनीतिक फायदे के लिए ना करे जिससे हमारे संवैधानिक पदों या संवैधानिक संस्थानों पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लग सके और उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे आम जनमानस के ऊपर पड़े। अगर आम जनमानस के ऊपर दिमाग में आ गया कि निर्वाचन आयोग तो गलत कार्य करता है, पार्शियलिटी करता है, तो हम आम जनमानस क्या करेंगे, ये गलत बात है बहुत। जैसे अभी हाल ही में एनसीईआरटी में सुप्रीम कोर्ट के लेकर के कुछ बातें लिखी गई, सुप्रीम कोर्ट की द्वारा उसको तुरंत हटवाया गया, अपने आप पे अशोभनीय था अपने आप पे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार पर बात करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, नहीं सही हो सकता है चीजें, है ना, ये बिल्कुल नहीं सही नहीं है। तो वही बातें हैं। अब मैं विपक्षी पार्टी को बोल रहा हूं तो आप कहेंगे सर आप सर बीजेपी की बात कर रहे हैं, महाराज ऐसा नहीं होता है ना। चलिए, तो इस पूरे प्रस्ताव पर जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनके खिलाफ जो है इस प्रस्ताव पर लोकसभा के कुल 130 और राज्यसभा से 63 सांसदों ने इस पर साइन किया था, ठीक है। अब ये राजनीतिक हथकंडा ही इसको कहेंगे आप, है ना, क्या कहेंगे इसको। अब मुझे कभी कभी लगता है कि पॉलिटिक्स में विपक्षी पार्टियों में थोड़ा सा और मैच्योरिटी होनी चाहिए। अगर
मुद्दा जो रियल होता है उस मुद्दे पर रियल में हम बातचीत नहीं करते हैं, अनवांटेड भाग जाते हैं और दिक्कत कर जाता है वही चीज। कभी भी सत्ता पक्ष को इतना मजबूत मत करिए कि मनमानी कर ले जाए, और कभी विपक्ष पार्टी ऐसी ना होनी चाहिए कि कुछ भी अनवांटेड मुद्दा उठा ले जाए। दोनों के लिए जरूरी है। विपक्ष इतना मजबूत ना कर दीजिए उसको किसी भी तरीके से कि आप उस पर कुछ उंगली ना उठा पाए, कुछ कह ना पाए, और विपक्ष इतना कमजोर ना हो जाए कि वो अपनी बात को, सत्ता पक्ष की बात को दबा ना पाए या कुछ कह ना पाए। यह बात बहुत नेसेसरी है, दोनों का मजबूत होना बहुत आवश्यक है अपने आप में। लेकिन आप अननेसेसरी मुद्दों को उठाओगे तो क्या होगा, फिर नहीं होगा कुछ। विपक्ष के मुख्य आरोप, विपक्ष के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर मुख्य रूप से जो है पक्षतापूर्ण आचरण और चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने में विफलता का आरोप लगाया था। तो कभी ईवीएम पे लग जाता है सिर्फ, अभी सब गलत बात है अपने आप में। इसमें विशेष रूप से मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, ठीक है, प्रक्रिया को लेकर के चिंता जताई गई थी, जिसके बारे में विपक्ष का दावा था कि इससे कई वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जाएगा, जो कि एसआईआर वाली जो बात अभी हो रही थी। ठीक है, विपक्षी पार्टी को डर है इससे, एसआईआर कर जाएगा तो फिर मतलब बिगड़ जाएगा। अब आप भी जानते होंगे, हम भी जानते होंगे कि राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए किस प्रकार से अवैध लोगों को भी नागरिक बना देती हैं और किस प्रकार से क्या कार्य करती हैं, ये आप सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई पार्टियां जो इलीगल जो लोग होते हैं, एक तरीके से जो सरकारी भूमि होती है उस पर भी लोगों को बसा देते हैं, उनको फिर परमानेंट कर देते हैं, फिर मलिन बस्तियां बन जाती हैं, फिर दिक्कत होता है बाद में, फिर उनको हटाओ, फिर अलग से बवाल होता है। ये राजनीतिक जो फायदा जो लोग उठाते हैं, इससे आम जनमानस में ही दिक्कतें होती हैं अपने आप में, लेकिन कोई क्या करे इस पर। ठीक है, चलिए, महाभियोग या पद से हटाने की प्रक्रिया, तो तकनीकी और संवैधानिक दृष्टि से भारत में महाभियोग, ठीक है, शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 के लिए किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए पद से हटाने की प्रक्रिया शब्द का प्रयोग होता है। हालांकि सामान्य बोलचाल में हम इसे महाभियोग कर सकते हैं, रिमूवल प्रोसेस इसको बोलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सेम वही तरीका इसमें क्या होता है, फॉलो होता है, आपका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पद से हटाने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो यहां पर एक प्रक्रिया आज पूरी लिखी गई है, आप इसको चाहे तो पढ़ लीजिएगा, या आपके पास अगर कोई बुक होगी तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए, ये पूरी इसकी पूरी प्रक्रिया यहां पर एक एक करके लिखी गई है, आप एक एक करके यहां पर इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूं, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए, आप इसी पर प्रश्न बन जाएगा थोड़ा सा छोटा सा आपसे एग्जाम में। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। उन्हें हटाने की प्रक्रिया और आधार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होते हैं। उन्हें पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। बताओ कौन सा विकल्प इसमें से सही है। चलो जल्दी बताइए आप लोग, आसान सा प्रश्न है, कुछ कठिन नहीं कि आप ना बता पाओ। चलो, 1 और 2 कथन इसमें से सही है, तीसरा 2 कथन इसमें से सही नहीं है आपका। ठीक है, ये देखो, ये सही है, ये सही है और ये नहीं सही है। अच्छा, इस पर हम लोग थोड़ा सा और बातचीत कर लेते हैं। आर्टिकल 324 आप लोग जानते होंगे, आर्टिकल 324 आर्टिकल 324 ये आप जानते होंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान इसमें किया गया है। निर्वाचन आयोग, आप लोग को मैं टास्क देता हूं, ठीक है, टास्क क्या रहेगा आपका, होमवर्क क्या रहेगा कि भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, और राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, इनको आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक बात बताओ कि राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग किनका इलेक्शन कराता है, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए
कौन कौन संस्थाएं हैं जो आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है, और जो आपके पंचायत चुनाव होते हैं, ये आपको बताना है पंचायतें, इनका चुनाव इसमें से कौन कौन कराता है, इस पर प्रश्न आपके एग्जाम बनता है। और निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जो भी अलग अलग आपके आर्टिकल्स हैं, उन सभी आर्टिकल को आपको क्या करना है, रेडी करना, आज ही रेडी करना है, अलग नहीं। देखो जब मैं क्लास कराता हूं उसमें जो जो मैं टास्क देता रहता हूं, करते रहिए भाई साहब। बस आप इस क्लास के साथ में जीएस के सेक्शन करते रहिए, आप देखिए कि 15 दिन के बाद आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी मजबूत हो जाएगी। आप बस करते रहिए। तो आपका टास्क आज क्या भी है कि निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, और आपको आर्टिकल के बारे में सारे पढ़ लेना, इनके बारे में डिटेल्स में जानकारी, ठीक है। और इसका प्रश्न का मुझे उत्तर बताइए कि पंचायतों का जो इलेक्शन होता है वो कौन कराता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वस्त्र और वस्त्र बाजार राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट का भी हाल ही में विस्तृत अध्ययन किया गया। एक रिपोर्ट अभी हाल ही में इसको रिलीज किया गया है। तो भारत का वस्त्र और परिधान उद्योग यानी कि टेक्सटाइल एंड जो आपका अपैरल इंडस्ट्री है, देश के आर्थिक विकास और औद्योगिक उत्पादन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह, आप जानते होंगे, इन्होंने नई दिल्ली में वस्त्र और वस्त्र बाजार राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण 2024 की जो नामक जो एक रिपोर्ट है, इसको भी क्या किया, हाल ही में पारित किया हुआ है, ठीक है, रिपोर्ट जारी की है। यह एक व्यापक अध्ययन है जो भारत में वस्त्रों की घरेलू मांग, यानी कि भाई हमारे यहां पर क्या डिमांड है वस्त्रों की, इसका जो खपत के रुझानों और बाजार की गतिशीलता का विस्तृत जो है एनालिसिस या विश्लेषण करती है रिपोर्ट। ये इसके अनुसार जो है भारतीय कपड़ा बाजार ने पिछले कुछ वर्षों में निरंतर और मजबूत वृद्धि दर्ज की है। 2010 में भारतीय घरेलू कपड़ा बाजार का आकार लगभग 4 लाख करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024 में बढ़कर के कितना हो गया है, 14 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट डेटा है, आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से बन सकता है कि हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये क्या था डेटा आपका एग्जैक्टली, ठीक। वार्षिक वृद्धि दर की अगर बात करते हैं तो इन 14 वर्षों की समयावधि के दौरान वस्त्र बाजार में 3% की स्थिर वार्षिक वृद्धि दर जो है आपको दिखाई देती है। यह वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ती क्रय शक्ति और जीवन शैली में आ रहे सकारात्मक बदलावों का क्या है, सीधा परिणाम है अपने आप पे। तो यह बड़ी प्रगति है इसमें, ठीक है। और ये आंकड़े जो है अपने आप में भारतीय वस्त्र बाजार में महिला उपभोक्ताओं का प्रभुत्व है अपने आप में, महिलाएं भी इसमें योगदान इनका बढ़ा रहा है मजबूत। कुल वस्त्र उत्पादों की खरीद में महिला उपभोक्ताओं का योगदान 55.5% तक आका गया। ये बड़ी बात है अपने आप पे, ठीक है। महिलाओं को वैसे भी कपड़े का खूब शौक रहता है, जानते होंगे आप लोग। इसके विपरीत पुरुष उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी 44.5% दर्ज की गई है। यह आंकड़ा नीति निर्माताओं और कपड़ा उद्योग से जुड़े हितधारकों को इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि कपड़ा बाजार की मांग को संचालित करने में महिला उपभोक्ताओं की क्रय प्राथमिकताएं ही निर्णायक भूमिका निभा रही हैं अपने आप पे, ठीक। चलिए बाकी आप इसको छोड़ सकते हैं। अब इस पर बन जाएगा छोटा सा प्रश्न, बताओ। प्रश्न है कि वस्त्र और वस्त्र बाजार राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण 2024 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वस्त्र उत्पादों की खरीद के संदर्भ में उपभोक्ता भागीदारी का सही अनुपात क्या है। महिलाओं का योगदान 44.5% और पुरुषों का योगदान 55.5%। महिलाओं का योगदान 55.5% और पुरुषों का योगदान 44.5%। महिलाओं का योगदान 65.0% और पुरुषों का योगदान 35.0%। महिलाओं और पुरुषों दोनों का योगदान 50-50 है। बताओ क्या होगा। अभी हमने आपको बताया था लेटेस्ट डेटा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसमें क्या है, बढ़ा हुआ है। महिलाओं का योगदान ज्यादा है, यानी कि ये वाला आंकड़ा आपका एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका एग्जैक्ट उत्तर, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलो न्यूकैसल रोग अभी चर्चाओं में रहा है और यह रोग अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो पोल्ट्री और जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। हाल ही में इसके यूरोप और यूनाइटेड किंगडम में फैलने की खबरें बड़ी तेजी के साथ आई हुई थी। यह एवियन पैरामैक्सोवायरस सीरोटाइप 1 के कारण होता है और दुनिया भर में पाया जाता है। तो अब सीधे पूछ लेगा भैया ये किसके
किसके कारण होता है? तो आप कहेंगे या एवियन पैरामिक्सोवायरस सीरोटाइप फर्स्ट के कारण होता है। ये 3 रूपों में होता है। एक होता है आपका लेंटोजेनिक, ठीक है, फिर आपका मेसोजेनिक और फिर आपका वेलोजेनिक। तो 3 रूप में होता है, लेंटोजेनिक, मेसोजेनिक और आपका तीसरा क्या हो जाएगा? वेलोजेनिक। इन 3 रूपों में यह पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका संक्रमण श्वसन की बूंदों, सांस से निकली हवा और संक्रमित पक्षियों के मल के जरिए फैलता है। तो इसके आप जो फैलने का तरीका है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसके सिम्टम यानी कि लक्षणों की बात करते हैं तो लक्षणों में सांस लेने में तकलीफ होती है, तंत्रिका संबंधी लक्षण में आपका लकवा, गर्दन का मुड़ जाना और दस्त यानी कि डिसेंट्री आदि जैसी समस्याएं आपको इस बीमारी में देखने को मिलती हैं, जो कि अभी क्या हो रहा है, एक बड़े स्तर पर जो ये फैल रहा है अपने आप में, ठीक है। आज इसीलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए। यूरोप और यूनाइटेड किंगडम में जो है ये फैल रही बीमारी, नॉनवेज वगैरह बहुत खतरनाक होता है। इसमें बार बार मैं आप लोग को मना करता रहता हूँ भैया मत खाया करो आप लोग ये चीज, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग खाने में मस्त रहते हो, कहते हो कि वी हैव राइट, है ना। राइट के नाम पर आप लोग कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, नुकसानदायक हो चाहे अच्छा हो। नॉनवेज के लिए हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं भैया जी लोग, ठीक है। लोग एमबीबीएस कर लेते हैं, एमडी कर लेते हैं, यानी क्या क्या कर लेते हैं लोग। इतना अकल नहीं होती है कि कम से कम जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं या हमारे वक्कल कैविटी से लेकर के, हमारी वक्कल कैविटी से लेकर के और हमारे जो डाइजेस्ट सिस्टम में अगर आप जाएंगे लास्ट में एनएस तक, तो कोई भी हमारा बॉडी का पार्ट हमारे नॉनवेज के लिए इसेंशियल है ही नहीं, रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। हमारे स्ट्रक्चर, जो हमारा टंग का स्ट्रक्चर है, हमारे टीथ का स्ट्रक्चर है, जो हमारे लार में जो निकलने वाले जो स्लाइबा आदि होती हैं, जो अंदर की होती हैं, जो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में जो हमारे केमिकल रिलीज होते हैं, कोई भी चीज हमारे नॉनवेज के लिए नहीं होती है। इतनी छोटी सी बात, कॉमन सी बात, एक एमबीबीएस डॉक्टर, एक एमडी नहीं जानता है, कहता है कि इसको खाया करो विटामिन प्रोटीन मिलेगा। अरे महाराज, जब हमारी बॉडी उसके लिए बनी ही नहीं है तो काहे खिलवा रहे हो जी? सोयाबीन, दाल और बाकी चीजों में नहीं मिलती क्या प्रोटीन विटामिन? लेकिन दिमाग गुड़गुबर हो जाता है, क्या लोगों का क्या किया जाए। फिर कहते हैं टेस्ट आता है, किस जानवर को मार के खा जाओगे? शेर को मार के नहीं खाओगे, है ना, उसको मारोगे तो तुमको मार के खा जाएगा। चलो, अब भेड़िया आ जाता है आपके एरिया में, तब कहा लाठी लेके भागते हो, पकड़ के खा जाओ। लेकिन नहीं, डर तुमको लगता है कि तुमको खा जाएगा, नहीं पकड़ोगे तुम उसको। अब बकरी को मार के खा जाओगे, मुर्गे को मार के खा जाओगे। निरीह जानवर बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। लोग गाय को मार देते हैं, जो कि पंचगव्य का रूप है अपने आप में। तो क्या कीजिएगा फिर आप लोग? आपके हाथ में छोटा सा ऐसे लग जाए कट, एकदम हाथ पांव फूल जाते हैं आपके, है ना, भागे भागे घूमते हो आप लोग। लेकिन एक निरीह जानवर को मार देते हो तो भी इतना अकल नहीं आती आप लोग को। फिर कहते हो देखो मैं तो भैया खुल के बोलता हूं नॉनवेज पे, मुझे कोई आपत्ति इस पे नहीं है, कोई डिबेट हमसे कर ले इस बात पे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग विद्यार्थी, इसलिए मैं आपको समझाता रहता हूं कि जीवों पर दया करो, है ना। ये कभी किसी को मार के खाने, अपने टेस्ट के लिए किसी को नहीं मारना चाहिए। मैं शिक्षक हूं, मेरा कर्तव्य है कि आपको मैं सही रास्ते पर ले जाऊं। ये कंट्रोवर्सी जो इश्यूज जो बनते हैं उस पर मुझे नहीं कोई वो है, मेरा काम है सही बताना। आपको सही लगे या बुरा लगे, डजंट मैटर। आजकल लोग टीचर को जो है वो कर लेते हैं, वायरल कर देंगे, और फला सर ने ऐसा कहा, मतलब सच बोलो तो वायरल कर देंगे आपको। चलो, लेकिन हृदय मिश्रा जैसे टीचर ऐसे हैं, डरते नहीं किसी से भाई साहब, ठीक है। सच कहा जाए, हमेशा सच कहा जाए, है ना। सच कहना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं होती है, ठीक। चलिए, न्यूकैसल रोग जो हाल ही में खबरों में था, किस कारक के कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआ? बताओ। अब दिमाग कहीं और चला गया आपका ना। मेरे कहने पर बहुत लोगों ने नॉनवेज छोड़ दिया है, ठीक है। आप लोग भी छोड़ दीजिए प्लीज, ठीक है। अच्छा खाइए, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाइए, है ना। उल्टा फुल्टा .com कहा खाते हैं, ओटी पोटी सोटी खाते हैं। अब मुर्गी को मार के खा जाते हैं, काट पीट के अट्टी पट्टी सब पड़ी रहती, क्या खाया तो उसमें है? एकदम गंधेले वाला काम करते हो आप लोग। चलिए, ए ऑप्शन यानी कि वायरस हो जाएगा। चलिए, स्कूल चले हम अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है अपने आप में। 1 अप्रैल से लेकर के 4 अप्रैल तक इसको चलाया गया है, ठीक है। आजकल विद्यालयों में विद्यार्थियों की शिक्षा को देने के लिए और उनके नामांकन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग सरकार, केंद्र सरकार आदि जो है अलग अलग अभियान अपने यहां पर चलाती रहती है, ताकि जो छात्रों का छात्र और छात्राओं का नामांकन हम स्कूल में बढ़ाएं। लेकिन इसके अलावा जो रियल काम होता है सरकारों का, कि मास्टरों को यानी कि जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं उनको जनगणना में, टीकाकरण में ड्यूटी ना लगाएं। लेकिन
मास्टर एक ऐसी कॉम हो गई है इस समय जो है अपने आप में कि उसको राज्य सरकार केंद्र सरकार एकदम से फुटबॉल समझ लेती है। जहां पाया उसको धकेल दिया, जाओ टीकाकरण में लग जाओ, जाओ तुम प्रधान जी के साथ में जो है आधार कार्ड बनवा दो, जाओ तुम जो है आशा बहू के साथ मिलकर ये काम कर लो। मतलब मास्टर का काम क्या है? पढ़ाना है। उसको वो काम नहीं दिया गया। दुनिया भर की रिपोर्ट, दुनिया भर के पोर्टल लॉन्च कर दिया सरकार ने, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है, तुम्हें ये करना है। कभी पढ़ाई पे जोर नहीं देती सरकार। हालांकि ऐसा नहीं कि एजुकेशन पर सरकार ने काम नहीं किया, बिल्कुल काम किया है। टाट पट्टे की जगह पर सीटें हो गई हैं, जमीन की जगह पर आप फर्श हो गए हैं, अच्छी बिल्डिंगें मिल गई, बन गई हैं, शौचालय बन गए हैं, बहुत सारे इंग्लिश स्कूलों में उत्तर प्रदेश में इंग्लिश मीडियम में स्कूल हो गए हैं, डिजिटल बोर्ड लग गए हैं, बिजली व्यवस्था हो गई, बिल्कुल अच्छी बात होगी। लेकिन थोड़ी सी कमी जो अभी भी सरकार की है कि मास्टरों को, जो प्राइमरी खासकर टीचर हैं, उनको अनवांटेड कामों में ना लगाया जाए, गैर शैक्षणिक कार्यों में इनको बच्चारों को ना लगाया जाए, है ना। पढ़ाने के लिए उनको भेज रखा गया तो पढ़ाएं ही। और अब जो नई नियुक्तियां जो हो रही हैं बच्चों की, वो सब पढ़ा रहे हैं सब बच्चे जो अभी कंपटीशन से जो जा रहे हैं बच्चे, जो कंपटीशन दे करके, है ना। तो ये काम सरकार को करना चाहिए। तो इसीलिए नामांकन को बढ़ाने के लिए मास्टरों को, जो हमारे टीचर बेचारे होते हैं, उनको अलग अलग जगह ना भेज करके, बल्कि उनको पढ़ाई के लिए मुख्य उद्देश्य पर काम कर। कई सारे स्कूल हैं जहां पर एक ही टीचर है। अब एक टीचर है, आपने उसकी ड्यूटी लगा दी कहीं पर, एक शिक्षा मित्र है और एक टीचर है। अब शिक्षा मित्र नहीं आए, टीचर की ड्यूटी लग गई, स्कूल बंद हो गया। तो ये दिक्कतें हो जाती हैं कई बार, है ना। चलिए, तो ये वहां पर अभी चलाया गया है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्यों का समर्थन करती है। दाखिले में 19.6% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें सरकारी स्कूलों में 32.4% की वृद्धि शामिल है। सांदीपनी विद्यालय और पीएम जो प्री मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कूल गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हैं अपने आप में। संदीपनी विद्यालय भी आपने सुना होगा, है ना। आश्रम पद्धति हो गया, केवीएस हो गया, ये सब स्कूल आजकल खूब चल रहे हैं आजकल। चलिए, अप्रैल 2026 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल में दाखिले को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? पढ़े भारत बढ़िया भारत अभियान, स्कूल चले हम अभियान, शिक्षा सुधार अभियान, सब शिक्षा नामांकन अभियान। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? चले, ये बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। कुछ लोग हम पे गुस्सा हो जाते होंगे, हृदय सर क्या है नॉनवेज के लिए बोलते रहते हैं, क्या जरूरत पड़ी है। चलो, बीसीसीआई महिला अंडर 23 वनडे ट्रॉफी एथलीट 2025-26 से खिताब। एक्चुअली में मेरी आदत शुरू से रही है गलत पे बोलने की। जहां गलत होता है वहां पे मैं चुप नहीं रह पाता, पता नहीं क्या आदत है मेरी, ठीक है। हम लोग हॉस्टल में जब पढ़ते थे, मतलब बीएससी एमएससी में, 2015 13 और 15 की बात है, 2013 में ग्रेजुएशन हमारा हो गया था बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से, 15 में एमएससी हो गई थी। तो हम लोग जब हॉस्टल में थे तो खूब डिबेट हुआ करती थी, अच्छा लगता था, उससे खूब नॉलेज बढ़ी अपने आप में। अलग अलग टॉपिक पर डिबेट होती थी। आजकल तो अनवांटेड टॉपिक पर डिस्कशन होता है, लेकिन हम लोग अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करते थे। देश पर, देश के इश्यूज पर, अपने आप पे, धर्म पर, अपने आप पे, कल्चर पर, इस पर डिस्कस होता था, क्या सही है क्या गलत है, और लंबी डिबेट हुआ करती थी। हार नहीं मानता था मैं कभी भी। हमारे यहां रैगिंग हुई थी एक बार हॉस्टल में, बंद करवा दी थी मैंने भाई साहब। हॉस्टल में रैगिंग हो और अगर आप बंद करवा दें अकेले दम पर, बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब। ये 2010 की बात है, जब मैं छुटकू सा था, इंटर करके निकला गया था, तब की बात है। हॉस्टल से रैगिंग बंद करवा दी थी भाई साहब, ध्यान रखना। आप अकेले हो, आपसे सीनियर हो, सुपर सीनियर हो, बीएससी के बच्चे हो, एमएससी के बच्चे हो, उसमें अलग अलग डिग्री वाले बच्चे हो, उनके आगे आप जो है, आप फर्स्ट ईयर के हो, फ्रेशर हो, और आप रैगिंग रुकवा दें, बड़ी बात होती है अपने आप पर। रुकवा दिया था भाई साहब हमने, क्योंकि गलत पसंद है नहीं अपने को, है ना। चलिए, 3 से 22 मार्च 2026 के मध्य बीसीसीआई महिला अंडर 23 वनडे ट्रॉफी एलीट 2025-26 का आयोजन किया गया, ठीक है। अभी हाल ही में हुआ था इसका आयोजन। यह बीसीसीआई द्वारा आयोजित एक प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट है, ठीक है। महाराष्ट्र की महिला टीम ने रांची में खेले गए फाइनल में कर्नाटक को 75 रनों से हरा करके बीसीसीआई महिला अंडर 23 वनडे ट्रॉफी एलीट 2025-26 का खिताब अपने नाम कर लिया, जीत लिया मतलब। तो ये ऐसे गेम्स आप लोग याद रखिएगा। और मौजूदा सीजन में महाराष्ट्र की महिला टीम द्वारा विजित यह तीसरा खिताब भी है अपने आप, इसको भी याद रखिएगा। खास बात यह है कि महाराष्ट्र की अक्षया जाधव ने फाइनल में 9 ओवरों में 39 रन देकर के 4 विकेट लिए। और खास बात इसमें एक ये भी है कि भाविका अहिरे प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों चुनी गई हैं। इनका भी आपको नाम क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना भाई। चलिए, बस इतना पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट, बस बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है इसमें। चलिए,
बताइए भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न है बीसीसीआई महिला अंडर 23 वनडे ट्रॉफी एलीट 2025-26 खिताब किस टीम ने जीता था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, रेलवे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई साहब बताइए। अभी हमने बताया है महाराष्ट्र, बी इज द राइट आंसर, है ना? ठीक है, वेरी वेरी इजी। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम भाई साहब अभी चर्चाओं में रहा है। तो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, इसको बता दीजिए। यह कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा संचालित किया जाता है। तो पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि भैया बताओ यह कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया, मतलब चलाया जाता है? तो ये इसरो के द्वारा। ठीक है, जिसका उद्देश्य छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान यानी कि आपका साइंस में, टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में क्या करना है, इसको इनके बारे में इनको बताना है। यह कार्यक्रम कक्षा 12 के छात्रों के लिए नहीं बल्कि यह विशेष रूप से कक्षा 9 के छात्रों के लिए जो है लक्षित करता है। ये बस खास बातें इसमें लिखी गई हैं। ये बात वही है, उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया। इस कार्यक्रम में चयन प्रक्रिया मेरिट आधार पर आधारित होती है, जिसमें अकादमिक प्रदर्शन और ऑनलाइन क्यूज के माध्यम से जो है छात्रों का चयन किया जाता है। साथ ही ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के छात्रों के लिए आरक्षण भी प्रदान किया गया है, जिससे समावेशी भागीदारी को सुरक्षित किया जा सके अपने आप में। तो ये एक बढ़िया कार्यक्रम है जिससे युवाओं में नई वैज्ञानिक सोच, नया इनोवेशन और आदि जो है में आगे बढ़ने का मौका उनको मिलता है। चलिए, क्योंकि आजकल विज्ञान के क्षेत्र में कोई नहीं बनना चाहता, सब लोग लेखपाल बनना चाहते हैं, सब लोग लोअर पीसीएस बनना चाहते हैं के थ्रू एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, सब लोग आईएएस और पीसीएस बनना चाहते हैं, है ना? तो क्या कीजिएगा? चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की एक पहल है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से कक्षा 12 के छात्रों को लक्षित करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति प्रारंभिक रुचि विकसित करना है। बताओ क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा शायद, है ना? 1 और 3 होना चाहिए, क्या सी होना चाहिए शायद? क्या होगा भाई साहब विकल्प बताइए? सी, बिल्कुल सही बात है। अब आपके लिए आज के बस इतना ही। आज आपके लिए छोटा सा प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर समानांतर सरकार बनाई गई थी, स्थापना हुई थी? बलिया, तामालुक, सतारा और फिर कानपुर। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है। आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, बाकी आज आपके लिए प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह महज एक सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ विविध शिकायतों और असंतोष का एक संयुक्त विस्फोट था। इस कथन का आलोचनात्मक क्या करें, परीक्षण करें। आप लोग इसका उत्तर मुझे बताइएगा प्लीज कमेंट करके। ये बहुत आपके लिए क्या है, आसान सा है प्रश्न। ठीक है, चलिए, बाकी हमने कल प्रश्न आपसे पूछा था भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है, उसको स्पष्ट कीजिए, जिसका उत्तर यहां पर आपके डिटेल से यहां पर लिखा गया है। एक एक प्रश्न जो है आपके लिए यहां पर बहुत अच्छा है, मतलब सॉरी, एक एक पॉइंट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग मिलेंगे कल। उसके पहले ये हमारा जो है नया अपडेट है आपके लिए, नए हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। सारे कोर्सेज यहाँ पर लिखे गए हैं। और उसके बाद उसके अलावा अगर आप चाहें तो इस दिए गए नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हमसे आपको बातचीत करनी होगी तो उसके लिए आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।
जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA-RO परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA-RO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।